विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे यूरोप में पुनर्जागरण के विषय में। बीए तृतीय वर्ष इतिहास का द्वितीय प्रश्न पत्र है। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग से। यूरोप में पुनर्जागरण की जब बात की जाती है तो उसको रेनेसा के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, यानी दोबारा जागना। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के काल में यूरोप में जो सांस्कृतिक प्रगति हुई उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है। सरल शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। यूरोप के निवासियों ने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति की। इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता को छोड़कर स्वयं को नई खोजों, नवीनतम विचारों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक उन्नति से सुसज्जित किया। प्रत्येक क्षेत्र में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण, आदर्श और आशा का संचार हुआ। साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय, समाज और राजनीति पर से धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। इस प्रकार पुनर्जागरण उस बौद्धिक आंदोलन का नाम है जिसने रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता संस्कृति का पुनरुद्धार कर एक नवीन चेतना को जन्म दिया। अब यह सवाल उत्पन्न होता है कि यूरोप में इस पुनर्जागरण के क्या कारण थे। इस विषय को समझने के लिए हमें थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। अगर हम पुनर्जागरण की बात करें तो हम ये देखेंगे कि पुनर्जागरण की जो घटना थी इसने यूरोप को मध्यकाल से आधुनिक युग में प्रवेश कराने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब हम यूरोप के मध्यकाल की बात करते हैं या दूसरे शब्दों में कहें पुनर्जागरण से पूर्व के काल की जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूरोप का जो मध्यकाल था वो प्रत्येक दृष्टि से, चाहे वो सामाजिक दृष्टि हो, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, यानी प्रत्येक क्षेत्र में इस काल का जो यूरोप था वो हर दृष्टि से पूरी तरह पिछड़ा हुआ था। यद्यपि प्राचीन काल में जब हम यूनानी सभ्यता या रोमन सभ्यता की बात करते हैं तो उस दौर में यूरोपीय सभ्यता काफ़ी बड़ी चढ़ी थी और काफ़ी समृद्ध भी। लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप के अंदर हम देखेंगे कि जो सामंतवाद का दौर आया उस सामंतवादी काल ने यूरोप में एक ऐसे माहौल को उत्पन्न किया जिसे अंधकार युग की संज्ञा वहाँ के इतिहासकारों ने दी है। इस सामंतवादी काल में यूरोप में जो सबसे ज़्यादा वर्चस्व जिस चीज़ ने अपना स्थापित किया वो था धर्म। इस काल में जो पोप था जो कि रोम के अंदर निवास करता था वह ईसाई जगत का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक गुरु था। यूरोप के प्रत्येक राष्ट्र पर जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे या हम उन्हें सामंती राज्य के नाम से पुकारें तो ज़्यादा बेहतर होगा, धर्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। यहाँ तक कि राजागण और उनके सामंत भी पोप और उसकी शक्ति से डरते थे। धर्म के प्रभाव के कारण यूरोप में एक अंधविश्वास का जो वातावरण था वो पैदा हुआ। विज्ञान की प्रगति रुक गई। जो प्राचीन साहित्य था उससे यूरोप का नाता टूट गया और जो अशिक्षा थी उसका वहाँ बोलबाला हो गया। तो हम सीधे सरल शब्दों में कहें तो जो तर्कवाद की एक प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति के बौद्धिक विकास को संभव बनाती है उसका वहाँ नितांत अभाव था।
इस काल में चूँकि यूरोप में धर्म का बोलबाला अधिक था, तो धर्म को मनुष्य के पारलौकिक जीवन से जोड़कर व्यक्ति के इहलौकिक जीवन से धर्म के संबंध को एक तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही यूरोप में आर्थिक दृष्टि से भी यह काल बड़ा ही पिछड़ी हुई अवस्था का काल माना जाता है। सामंतवादी सोच कृषि के विकास को महत्व देती थी, जिसमें व्यापार और वाणिज्य का पूर्णतः अभाव था। सामंतों ने अपने राज्य में निवास करने वाले किसानों को, जो कि अर्धदास की स्थिति में थे, अपनी जागीरों को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण वहाँ सामाजिक आवागमन पूर्णतः ठप हो चुका था। इस प्रकार अगर हम देखें तो यूरोप में आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर हर तरह से पिछड़ापन व्याप्त था। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिन्होंने यूरोप के अंदर व्याप्त इन परिस्थितियों को बदलने का कार्य किया, और वही कारण यूरोप में पुनर्जागरण के वाहक सिद्ध हुए। अगर हम यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों की चर्चा करें तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण था कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया टर्की का एक बड़ा ही प्रसिद्ध शहर था, जो यूरोप में ज्ञान विज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के साथ साथ व्यापार वाणिज्य का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान समझा जाता था। 1453 ईस्वी में हम देखते हैं कि जो तुर्क थे, जो इस्लाम को मानने वाले थे, उनका कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य स्थापित हो गया, जिसके कारण वहाँ के जो ईसाई थे उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा। और जब वो वहाँ से गए तो वो अपने साथ यूरोप के उन तमाम प्राचीन ग्रंथों को भी साथ लेके गए, जो प्राचीन काल से यूरोप की एक अमूल्य धरोहर थी। प्राचीन लेखकों के इन ग्रंथों को जब वह यहाँ से ले जाकर सुरक्षित रूप से यूरोप पहुँचे तो यूरोप के लोग इन ग्रंथों से परिचित हुए और इनमें निहित ज्ञान विज्ञान से उनका परिचय हुआ, जिससे उनके अंदर अपनी प्राचीन समृद्ध विरासत और ज्ञान विज्ञान के प्रति एक, हम कह सकते हैं कि जिज्ञासा जागृत हुई। दूसरी बात यह भी थी कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित होने से यूरोप वासियों का पूर्व के देशों के साथ जो व्यापारिक संपर्क था और जो मुख्यतः स्थलीय मार्ग से होता था, वह समाप्त हो गया। अब यूरोप के निवासियों को या वहाँ के व्यापारियों को पूर्व के साथ अपना संपर्क स्थापित करने के लिए नए व्यापारिक मार्गों की खोज करनी पड़ी, और इसके कारण नए नए देशों की खोज की गई। वास्को डी गामा, मैगलन, कोलंबस इत्यादि पूर्व के देशों के व्यापारिक मार्गों की खोज के ही परिणाम पर निर्भर थे, और इससे यूरोप के लोग पूर्वी देशों के संपर्क में आए, वहाँ से व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, और यह व्यापार वाणिज्य का विकास यूरोप के अंदर पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। धर्म युद्ध का प्रभाव हम देखते हैं कि इस काल में जो यूरोप का एक प्रसिद्ध शहर था यरूशलेम, उस पर आधिपत्य को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य लगभग 2 शताब्दियों तक धर्मयुद्ध प्रारंभ हुए, जिन्हें क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है। 200 वर्षों तक चलने वाले इन युद्धों से जो यूरोप के निवासी थे वो पूर्व के लोगों के या अरब लोगों के संपर्क में आए, और वहाँ के ज्ञान विज्ञान से, वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के नवीन विचारों से उनका साक्षात्कार हुआ, जिससे यूरोप के अंदर जड़तावादी भावनाओं को ख़त्म करने में काफ़ी सहायता मिली। सामंतवाद का ह्रास। मध्यकाल में यूरोप के अंदर सामंतवाद का बोलबाला था, और सामंतवादी व्यवस्था कृषि पर आधारित एक अविकसित व्यवस्था थी, जिसमें शिक्षा, नवीन विचारों
वैज्ञानिक खोजों, साहित्य की उन्नति, व्यापार, वाणिज्य, नए विचारों इत्यादि जैसी चीज़ों का पूर्णतः अभाव था। सामंतों ने अपने छोटे छोटे राज्यों में विज्ञान को, कला को, तर्कवाद को, शिक्षा को, साहित्य को बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं दिया। लेकिन जब यूरोप में सामंतवाद का ह्रास हुआ तो ये सारी जो कमियां थी यह धीरे धीरे वहाँ दूर होने लगी और सामंतवाद के पतन के साथ ही यूरोप में एक सामाजिक गतिशीलता का प्रारंभ हुआ। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अब आने जाने लगे, जबकि सामंतीय व्यवस्था में ऐसा पहले संभव नहीं था। सामाजिक गतिशीलता होने से यूरोप के निवासियों का न केवल एक दूसरे से संपर्क बढ़ा, बल्कि वो पूर्व के विचारों के संपर्क में भी आए, जिससे उनके अंदर नवीन विचारों, शिक्षक और तर्कवाद, वैज्ञानिक सोच आदि का विकास हुआ, जो यूरोप के अंदर पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। मानवतावादी विचारधारा का प्रभाव भी यूरोप के अंदर पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। मध्यकाल में जब यूरोप में धर्म का बोलबाला था, चर्च का वहाँ प्रभाव था, तो व्यक्ति के इहलौकिक जीवन से ज़्यादा उसके पारलौकिक जीवन पर महत्व दिया जाता था। लेकिन पुनर्जागरण काल में व्यक्ति के स्वयं के अस्तित्व पर बल दिया जाने लगा और यह माना जाने लगा कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ना कि उसका धर्म। तो अब मानवतावादी विचारधारा मानव के कल्याण पर आधारित थी, जो मनुष्य की उन्नति पर बल देती थी। मनुष्य की उन्नति और मनुष्यत्व पर बल देने के कारण यूरोप में पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण जो एक श्रृंखला थी वो प्रारंभ हुई। प्राचीन साहित्य की खोज। प्राचीन साहित्य की खोज से भी यूरोपवासी, विशेषकर यूनानी और रोमन काल में जो समृद्ध उनकी सांस्कृतिक विरासत थी उससे संपर्क में आए, जिससे उनके अंदर नवीन विचारों, शिक्षा के प्रति उसके महत्व, तर्कवाद, बौद्धिकता आदि चीज़ों से प्रभावित हुए और उनके अंदर जो बौद्धिक जड़ता थी उसका ह्रास हुआ। कागज और मुद्रण कला का आविष्कार। यह कारण भी यूरोप में पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण वाहक सिद्ध हुआ, क्योंकि कागज और मुद्रण कला के आविष्कार से बाइबल और अन्य दूसरे साहित्यों को अब अधिक मात्रा में छापा जाने लगा और वह सर्वसाधारण के लिए सुलभ होने लगा, जिससे लोग अब उसे अधिकतर पढ़ सकते थे और उसके विचारों से अवगत हो सकते थे, जिससे उनके अंदर बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। पूरब से संपर्क। यह भी यूरोप में धर्म, हम कहें कि पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि इससे व्यापार वाणिज्य के साथ साथ सांस्कृतिक विकास को भी महत्व मिला और यूरोपवासी पूरब के संपर्क में आने से उनके अंदर, चाहे वो गणित की बात हो, विज्ञान की बात हो, नवीन साहित्य की बात हो, नए विचारों की बात हो, आदि के संपर्क में आए। व्यापार और नगरों का विकास। यह पुनर्जागरण का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि व्यापार का विकास केवल नगरों में ही संभव था और व्यापार और नगरों का विकास होने से यूरोप के अंदर आर्थिक समृद्धि आई। आर्थिक समृद्धि आने से वहाँ व्यापारियों का महत्व बढ़ा और धर्म का प्रभाव स्वाभाविक रूप से कम होने लगा। व्यापारिक वर्ग आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देता था और जो चर्च था या जो पोप था अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक गतिविधियों के विरोधी थे और वो सूद आदि जो चीज़ें व्यापार का एक आधार स्तंभ होती हैं, ब्याज जिसे हम कहते हैं, उसका विरोध करते थे। व्यापारियों ने यूरोप में समृद्ध होने पर कला को प्रोत्साहन दिया, साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने विभिन्न कलाकारों को आश्रय दिया। नवीन कलाकृतियों के सृजन के लिए उन्होंने एक माहौल प्रदान किया, जो यूरोप में पुनर्जागरण का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण एक ऐसा उदार बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता से प्रेरणा लेकर यूरोप के अंदर एक नवीन चेतना को प्रारंभ किया, जिससे यूरोप मध्यकाल से निकलकर आधुनिक काल में
उसने प्रवेश किया और इसके जो कारण थे उस पर हमने चर्चा की है। यह सभी कारणों ने मिलकर यूरोप में पुनर्जागरण को संभव बनाया। धन्यवाद।